हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू लाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब आप देख पा रहे कि ये जो पुराना पर्टिकुलर फंड है बहुत ही पुराना फंड है। अगर आप इसको देखें तो 12.2 ईयर्स हो चुके हैं इसको लॉन्च होते होते। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 12.2 ईयर्स में तो 20.57% तक का रिटर्न है। और इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 12.2 ईयर्स में तो 23.59% तक का रिटर्न है। मतलब इससे हमने कैटेगरी को 3% से बीट कर रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि अब इसने अपने कैटेगरी को 3%, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, बीट कर रखा है। लेकिन आप ये यहाँ पे अब अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी बीटिंग रिटर्न। देखिए ये क्राइटेरिया है कि हाँ कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे नीचे अभी हम रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि पता चलेगा कि यार कितना रिस्क लेके आपको इतना रिटर्न दिलवा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है और यहाँ पे आपको रिटर्न इतना दिलवा रहा है, आप यहाँ पे वॉलिडिटी बहुत ज्यादा हाई फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव फीडबैक है वो भी नेगेटिव में टर्न हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसी के बेसिस पे हम जज करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में भी मैं आपको बताऊं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कैटेगरी रिटर्न 5 ईयर्स का देखा जाए तो 34.73% का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न है 5 ईयर्स तो 26.24% का रिटर्न है। देखिए 5 साल के हिसाब से कंपैरिजन करें तो देखिए कितने मार्जिन से पीछे रह गया। मतलब करीब करीब आप मान सकते हैं 8% से पीछे रह गया अपने कैटेगरी से। लेकिन अगर आप इसको ऑल टाइम रिटर्न के हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि मतलब डिफरेंस जो है 4% से इसने बीट कर रखा है, 3 से 4% से बीट कर रखा है। तो देख पा रहे कि मतलब ये कितना, मतलब अगर आप मोटिव में लेके आए कि मतलब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब मान लीजिए 11 साल 12 साल के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन इसमें कोई ये नहीं कि पास्ट में मिल रखा है तो इसका मतलब फ्यूचर में भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। लेकिन हाँ नीचे हम पढ़ते हैं कि अभी क्या रिस्क रहेगा इसका। तो नीचे हम मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने, तो अगर अमाउंट डिपोजिट हो 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन जाता है 3.55 लाख रुपीज में, मतलब आपका पैसा है लगभग 3 गुना हो गया है। देखिए 3.6 लाख रुपीज मतलब 3,60,000 रुपए आपका 3 गुना हो जाता पैसा। यहाँ पे 3.55 लाख रुपीज मतलब ऑलमोस्ट तीन गुना पैसा हो गया। 3 गुना ही मान लीजिए पैसा हो गया, वो भी 10 साल में। तो कितना बढ़िया रिटर्न है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल टाइम अगर आप रिटर्न को कंपेयर करें कैटेगरी से भी और ऑल टाइम आपको रिटर्न के मामले में भी देखा जाए तो अगर मान लीजिए आप इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया था 2.10 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि आप पैसा जो आपका डबल भी नहीं, डबल से बहुत पीछे है। और मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता है, एफडी में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट 1.2 लाख रुपीज और 1.2 लाख रुपीज अगर 10 ईयर्स के बाद कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। मतलब एफडी में जो आपका जो अमाउंट जो आपका बना है और जो आपका इस म्यूचुअल फंड ने जो आपका अमाउंट जो बनाया है 10 साल के बाद, उसमें यार जमीन आसमान का फर्क है। आपको देख पा रहे कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, आपको समझ आ रहा होगा ये अभी ये डेटा देखकर। और यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज है रिटर्न जो है इसने अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है ऑल टाइम में। देखिए हम ऑल टाइम में ही कंपेयर करें क्योंकि आप जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आए हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए, नहीं कि यार 3-4 साल या 5 साल में एग्जिट मार रहे हैं। तो उस बेसिस पे इसने कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, वो भी अबव एवरेज इसलिए रिटर्न है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करें तो बिलो एवरेज, तो यहाँ पे रिस्क भी अपने कैटेगरी से कम लेके चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है। कैसे अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रिस्क और रिटर्न रेशियो में हमें पता चलेगा। मैंने लास्ट के 3 साल के इसका रिस्क और रिटर्न रेशियो में रेशियो निकाल रखा है, आप देख पा रहे हैं नीचे। तो बीटा बीटा बेसिकली क्या होता है, आपको बताते हैं कि वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल है। तो देखा जाए यहाँ पे इस फंड का 0.72 है, कैटेगरी का 0.81 है। तो ये 1 से नीचे होना जरूरी होता है। तो कैटेगरी से भी आप देख पा रहे हैं कि बड़े मार्जिन से पीछे है, तो बहुत ही कम रिस्क लेके चलता है आज कंपेयर कैटेगरी। देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो रिस्क बना रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी, उसी से हम पता लगाते हैं ये म्यूचुअल फंड वर्थ है या नहीं, आप अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं तो यहाँ पे देखा जाए 1 से नीचे है और कैटेगरी से भी नीचे और बड़े मार्जिन से नीचे है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा वॉलेटिलिटी और रिस्क के मामले में। अब देखिए रिस्क भी आपका कम लेके दे रहा है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दे रहा है कैटेगरी से ऑल टाइम में देखा जाए, अभी 5 साल नहीं ऑल टाइम। तो पॉजिटिव क्या सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिस देखिए आपका जो एक एवरेज रिटर्न होता है ना, उसके कितने प्लस उससे कितना माइनस, उसके बीच में जो रेंज बन जाता है ना, उसी के बीच में आपको जो रिटर्न मिलता है ना,
उसी से आपको पता चलता है कि यार इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये अगर कम हो तो उससे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे इस फंड का अगर आप देखा जाए तो 13.08 है, और यहाँ पे कैटेगरी देखा जाए 15.57 है, तो कैटेगरी से भी कम है ये। तो देखा जाए यहाँ पे भी एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा स्टैंड डिविएशन के मामले में। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिस्क के मामले में कम रिस्क लेता है अपने कैटेगरी से, और रिटर्न भी आपको अपने कैटेगरी से ज्यादा दिलवा रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म में, मतलब ऑल टाइम में। ऑल टाइम अगर आप रिटर्न देखें तो डेफिनेटली कैटेगरी बीटिंग रिटर्न और रिस्क भी कम है। अगर मान लीजिए आपने डिसीजन ले लिया इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको मिनिमम वैसे भी 500 रुपए से कर सकते हैं। देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो 100 रुपए 500 रुपए डेफिनेटली उनके लिए एकदम पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव फीडबैक रहेगा उस मामले में। अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं, वो 1000 रुपए से लमसम कर सकते हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा लमसम के मामले में भी। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप यहाँ से एग्जिट मार, कभी भी आप यहाँ से एंट्री मार सकते हैं, कभी भी यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। एम्स का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर एम साइज आपका ज्यादा हो प्रॉब्लम रहती है, कम हो तो और भी प्रॉब्लम रहती है। ज्यादा हो तो उसमें क्या रहता है कि यार उसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, लेकिन फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका अगर आप एम साइज देखेंगे 55,000 करोड़ रुपीज या फिर 60,000 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। तो उसमें क्या फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो क्या करते हैं एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभार लमसम बंद कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आपको फेस करने को पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट करते कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे मेन इशू रहता है अगर एम साइज आपका कम हो। एम साइज अगर कम रहता है उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, प्रॉब्लम ये रहता है कि मतलब इस पे लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, तभी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसमें ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं है, तभी इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम साइज इसको परफेक्ट कैसे है उसे कैसे जाने। अगर आपका जो फंड है ना 10 साल से ज्यादा है और 15 साल के बीच में है, 10 से 15 साल के बीच में, तो उसका एम साइज जो होना चाहिए 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में। तो इसका देखा जाए 28,453 करोड़ रुपीज है, 28,453 करोड़ रुपीज। तो मैं यहाँ पे एम साइज के मामले में परफेक्ट एकदम सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसा दिलवा रहे हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो वहां पे जो वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, वो अपना जो स्किल्स यूज कर रहे हैं, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो वहां पे एज ए टर्म ऑफ मैनेजमेंट फीस वो कुछ पैसे लेंगे, तो जो पैसे लेंगे उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट का हिस्सा एज ए मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है फंड मैनेजर को। तो यहाँ पे अगर ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन मैनेजर क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। देखिए लॉन्ग टर्म में ना वो 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता यार आप एज ए मैनेजमेंट फीस लाखों करोड़ रुपीज पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 0.7% नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन 1% से भी नीचे उसे चलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्सपेंस 0.82% है, तो मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 1% से नीचे। तो यहाँ पे मैं एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव फीडबैक, एकदम न्यूट्रल सा फीडबैक है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता था। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मार लिया, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर एक साल से पहले आपने एग्जिट मारा तो वो 1% तक एग्जिट नोट देना पड़ेगा, एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट नोट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, जो कि मेन बात है यहाँ पे कितना एलोकेशन किसमें हो रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिड कैप में इनका 3.54% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 88.82% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 0% तक एलोकेशन है, और अदर्स में 7.7% तक एलोकेशन है। तो अब आप ये बोलेंगे यार यहाँ पे तो यार स्मॉल कैप में जो इनका थ्रेशोल्ड होता है जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 66 या 68% तक आप एलोकेशन स्मॉल कैप में कर सकते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो यार इन्होंने 88% तक एलोकेशन कर रखा है, और यहाँ पे मिड कैप और लार्ज कैप में तो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही कर रखा है, और अदर्स यहाँ पे डेप्थ में 7%। तो यहाँ पे रिस्क कम कैसे हो गया, मतलब रिस्क तो यहाँ पे ज्यादा ले रखा है इन्होंने। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्मॉल कैप रिस्की फंड है, लेकिन यहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी जो टॉप की जो कंपनीज होती है, आपको जैसे पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में जो कंपनी आती है आपका लार्ज कैप कंपनीज हो गई, 101 से लेकर 250 के बीच में जो आती है आपका मिड कैप कंपनीज हो गई, 250 के बाद जितनी कंपनीज आती है, मतलब 5,000वां रैंक हो गया या फिर 4,000वां रैंक हो गया, तो वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। इसका मतलब आप ये सोच लीजिए, आपका जो 251 नंबर या 252 नंबर का कंपनी है वो भी स्मॉल कैप कंपनी है, जो 5,000वां नंबर का कंपनी है जो पेनी स्टॉक्स है, मतलब 1-2 रुपए जिसका प्राइस चल रहा है, वो भी स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी का अंतर है।
अब जो 251 या 252 नंबर की कंपनी है वो मिड कैप के कंपनी की तरफ जा रहा है, वो मिड कैप बनने वाला है और वो एक वेल एस्टेब्लिश स्मॉल कैप कंपनी है। मतलब वो बनने अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा रहा है, तभी इतने अच्छे पोजीशन में पहुंच चुका है। तो उनमें एक डिफरेंस है, ये सोच लीजिए। तो यहाँ पे जो 88% तक का जो एलोकेशन है, उनका जो एलोकेशन है वो ज्यादातर थोड़ा वेल एस्टेब्लिश स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ बनता है। तो अच्छे खासा फंडामेंटल एनालिसिस करके कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे इसलिए थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है कंपेयर टू इस कैटेगरी। लेकिन ये मत सोचिए कि इसमें रिस्क कम है, बट डेफिनेटली अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे रिस्क आपका हैवी रहेगा। लेकिन हाँ, रिस्क थोड़ा सा कम बन जाता है जब आपका मिड कैप के आसपास वाला रैंकिंग का अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को एलोकेट करते हैं तो। अब यहाँ पे सेक्टर, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के मामले में मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए न्यूट्रल सा इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन मिड कैप और लार्ज कैप में ज्यादा हो सकता था और स्मॉल कैप में कम कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है थोड़ा ठीक ठाक सा, मतलब थोड़ा वेल एस्टेब्लिश कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा। वहां पे भी न्यूट्रल हो जाता है कि ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव मार्केट कैपिटल के मामले में। सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30.96% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 22.51% तक एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.60% तक एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 13.23% तक एलोकेशन है। उसके बाद कंज्यूमर साइकिल डिफेंसिव में आपका 5.87% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर में आपका 2.73% तक एलोकेशन है, रियल एस्टेट में आपका 1.78% तक एलोकेशन है, उसके कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.74% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.59% तक एलोकेशन है। तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मैं यहाँ पे बोलूं तो मैं यहाँ पे इसके में भी एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा। रीजन ये है, मैंने जो क्राइटेरिया सेट करेंगे 5 सेक्टर्स में ना थोड़ा ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो ऊपर के जो 4 सेक्टर्स है ना, आपका हो गया इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर सेक्टर, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज और बेसिक मटेरियल्स। अगर ये 4 सेक्टर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन एक और म्यूचुअल फंड में एक और सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते थे, आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा कम करके और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा, नेगेटिव भी नहीं दूंगा कि यार डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक सा हो रहा है। कि देखिए उसके नीचे भी सेक्टर है, कंज्यूमर डिफेंसिव हो गया, हेल्थ केयर भले ही कम है लेकिन हाँ डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। तो इस मामले में मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, एक है आर श्रीनिवासन के एक्सपीरियंस है 15.87 इयर्स का, वो भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर आपके पास आपके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और दूसरे जो फंड मैनेजर आपका मोहन लाल, इनका एक्सपीरियंस 0.86 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो देखा जाए तो एक फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए वो ही आइडिया देते हैं, वही डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनको पता होता है, मार्केट का आइडिया होता है। तो यहाँ पे उस मामले में मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि 2 फंड मैनेजर है और ईएम साइज जितना है ना उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एकदम ठीक ठाक सा ईएम साइज है, कोई ज्यादा नहीं है तो कम नहीं है। तो फंड मैनेजर के मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, ना तो न्यूट्रल ना तो नेगेटिव फीडबैक, इसमें पॉजिटिव है। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा। 4 आउट ऑफ 5 देखिए मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग ही बोलता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां आ जाती है। कमियां ये कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम हो सकता था, पहला चीज ये आपकी कमी है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे मार्केट कैपिटल में थोड़ा स्मॉल कैप का एलोकेशन कम होके लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ है। और सेक्टर एलोकेशन में थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, एक और सेक्टर में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। आप देख पा रहे कि 3 सेक्टर, अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 सेक्टर ने आपका 70% के करीब का पोर्टफोलियो है ये, तो समझ पा रहे कि मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे ये 3 चीज नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन पॉजिटिव आपका बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव में क्या है कि यार कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, वो भी बड़े बड़े मार्जिन से बीटिंग है, वो भी ऑल टाइम में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका 3 गुना पैसा हो गया, वो भी 10 साल में आपका पैसा, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए कर रहे हैं तो। उसके बाद आपका जो रिस्क है वो भी कम ले रहा है एज कम्पेयर टू इस कैटेगरी। और क्या चाहिए भाई, कैटेगरी से कम रिस्क लेके कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए डेफिनेटली यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग वाला ये फंड है। लेकिन जो थोड़ी छोटी मोटी चीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज के कारण एक जो पॉइंट है वो कम हो जाता है इसीलिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, वरना बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क बना रहता है। मत सोचिए कि यार ये मैंने कंपेयर किया कैटेगरी से कम रिस्क लेके चल रहा है, लेकिन ये मत सोचिए कि यार कम रिस्क लेके चल रहा है, ये बहुत ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है, क्योंकि 88% तक एलोकेशन स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। लेकिन
कैटेगरी के कंपैरिजन में कम रिस्क है। तो उस मामले में आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया अपने चाहे भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।